भाई बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें फायदा होगा। बोलते रहे, दिमाग में कुछ नहीं आने का। हम पढ़ रहे क्या फिलहाल, टॉपिक है ये, टॉपिक है बिल्कुल नया। जो भी नया आदमी, वो यहाँ से हर चीज नहीं मिलेगी उसे, इसका पिछले से कोई मतलब वास्ता नहीं। उत्तराखंड की मिट्टी, इसके बाद कृषि, इसके बाद टॉपिक लिखा पड़ा उत्तराखंड का भू प्रबंधन, इसके बाद उत्तराखंड की फसलें, और इसके बाद उत्तराखंड की, ये टॉपिक है। सब इंटरकनेक्ट है आपस में। ठीक, मिट्टी, कृषि, फसलें और सिंचाई। और क्लास से बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। इसकी पीडीएफ जिसे ना मिली हो वो गौरव से मिल ले, और ये पीडीएफ ले ले। इसमें 5-6 पीडीएफ इकट्ठी एक साथ। ठीक, 17 से लेकर 23 तक की। और चालू करें यहाँ से। जिसे मान लिया पहली 2-3 क्लास उसकी छूट गई, हम पढ़ रहे थे 3 तारीख से। ठीक, तो इसकी हमारे पास वीडियो अवेलेबल है और क्लास रिकॉर्ड हो रही, उसे हम लिंक भेज देंगे, वो आराम से उसे देख ले। पिछले वाली 2-3 क्लास भी, इससे पहले भी। अब हम पढ़ने वाले क्या, उत्तराखंड में भू सुधार और भू प्रबंधन। भू सुधार है क्या चीज, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और लैंड सेटलमेंट। क्या है चीज ये, लैंड रिफॉर्म और लैंड सेटलमेंट, ये क्या है देखो जरा एक बार। उत्तराखंड का भू प्रबंधन और भू सुधार, हर चीज समझने वाली, रटना कुछ नहीं आपको। उत्तराखंड की हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा था जब उत्तराखंड के अंदर 2 राजवंश राज कर रहे थे। एक तो गढ़वाल में 888 ईस्वी से, और उसका राज चला पहले तो 1804 तक, और उसके बाद दोबारा उसका नाम बदला गया। पहले इसका नाम था परमार राजवंश। ठीक, उसके बाद 1815 से और 1900, बताओ, 1 अगस्त 1949 तक इसका नाम क्या हो गया, टिहरी रियासत। तो पहले नाम कुछ और था, बाद में नाम कुछ हो गया। गढ़वाल क्षेत्र में इनका राज चल रहा था। हम यहां तक की बात कर रहे हैं, 888 से 1804 तक की। इसके बाद की बात करेंगे इसके साथ ही। अभी यहां राज चल रहा था लगभग कब से, बता दो। 1216 से लेके 1790 से यहां राज चल रहा था कुमाऊं में चंद राजवंश का। तो इस समय तक सब कुछ मालिक कौन था, सब कुछ हर चीज का मालिक था राजा। यानी राज्य की हर संपत्ति किसकी संपत्ति थी, राजा की। तो राज्य की जितनी भूमि थी उसका मालिक कौन था, राजा। यानी भूमि का स्वामित्व किसके अधीन था, राजा के। और राजा ये मालिकाना हक किसी को दे सकता था, कुछ टाइम के लिए, कुछ अधिकार के साथ इत्यादि। राजा किसी को भी अपनी भूमि देता इस्तेमाल के लिए, कर लेने के लिए या अन्य के लिए, तो वो कैसे दिया करता था, क्या करता था वो जी। जब भी राजा किसी को भूमि देता उससे क्या कहते, जो नया आदमी से पढ़ाना है मुझे सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसे जो पढ़े बैठे, अगर राजा किसी को भूमि देता तो उसे क्या कहते जी, जिसे कुछ ना आता हो, सबसे आगे आगे बैठ जाता हो और सारी हिस्ट्री पढ़ ली हो जी। राजा किसी को भूमि देता तो उसे क्या कहते, जी, जीआरपी जी। ये होता है खेल, जो आदमी रिवाइज नहीं करता। ये चीज पढ़े हुए हमें मुश्किल से 3 हफ्ते हुए, और 3 हफ्ते में खेल 0 पे आ लिया। और कल्पना करो जब 6 महीने बाद एग्जाम होगा
तो शायद 0/लड्डू हो जाए। सारा खेल इसी चीज का है कि किसे अपनी पढ़ी बात याद रहती है। ये तो गारंटी इससे बाहर तो आ नहीं सकता। आपने चेक कर लिया लोअर पीसीएस में, एफआरओ में, वीडियो में, जितने भी एग्जाम हुए, लेकिन इसे अपने दिमाग में रखना भी एक चुनौती है। तो लगातार बहुत से लोग तो नई नई बात तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्या नहीं करने के बेचारे, रिवीजन। ठीक क्या, जिसे कुछ भी याद नहीं रहता जैसे ये, और ना देने कभी क्या टेस्ट। तो नंबर लाना भी एक कला है। नंबर ना लाना हो तो लगातार पढ़ लो 24-24 घंटे, नंबर के आसपास भी लाने से कितनी मेहनत कर लो। और किसी ने रणनीति बना ली तो 6 घंटे पर्याप्त है, गारंटेड पर्याप्त। हर दिन 1 घंटा भी रिवाइज करोगे तो कम से कम 10 पेज पढ़ोगे, कम से कम 10 पेज। और वो 10 पेज अगर रिवाइज करते रहे तो महीने भर के अंदर कई सौ पेज बैठते हैं। महीने में रुक जाओ, आगे बिल्कुल ना पढ़ो, फिर रिवाइज करो, टेस्ट देकर देखो कि जो दिमाग में है वो इस्तेमाल हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। उसे कहते थे थातवान, थातवान। यानी राजा अगर किसी को अपनी जमीन देता, सब जमीन का मालिक कौन, पूरे उत्तराखंड में राजा, और राजा किसी को जमीन दिया करता था। अब राजा किसी को जमीन देता तो वो 3 प्रकार से देता। क्या, राजा अगर किसी मंदिर को जमीन देता, किसी मंदिर को, कि आए तो यहाँ रोड है, बस चल रही है, वहाँ होटल्स हैं, उस समय यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, और 4 धाम तब भी थे, और पूरे भारत के लोग बहुत मुश्किलों से, जैसे भारत के अंदर 2 ही चीजें ऐसी हैं, या तो वो वाराणसी है जहां आदमी अपने जीवन के अंतिम समय में केवल मरने जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मोक्ष धाम। यानी दुनिया भर के, हमारे यहाँ तो चलन बहुत कम है, आज भी यूपी के अंदर ये चलन है कि आप बिल्कुल बुजुर्ग हैं, लगभग प्राण निकलने वाले हैं, हफ्ते 10 दिन 20 दिन या लगभग आपको पता है कि मरने वाले हैं, तो घर परिवार के लोग कहाँ लेके जाते हैं उन्हें, वाराणसी। कि कहाँ मरेंगे, शिव के नगरी में, वहां से क्या मिलेगा, मोक्ष। तो वहां बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी बनी हुई हैं जहां घर परिवार के लोग अपने आदमी को लिए बैठे हैं प्राण निकलने के इंतजार में। ऐसा ही कौन था प्राचीन काल में, 4 धाम। यानी अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम करने के बाद आदमी कहाँ चलता था, 4 धाम पे। तो किसी को दिक्कत ना आए, वहां रहने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, उसे खाना मिल जाए। एक बार महारानी गुलेरिया ने अपने सारे जेवर दान करके वहां क्या बनवाई, धर्मशाला। यानी ऐसी भूमि जो मंदिरों को दान में दी जाया करती थी उसे कहते थे क्या, अग्रहार या गोट भूमि। मंदिरों को श्रद्धालुओं की देख रेख के लिए दी जाने वाली भूमि। अब ये कोई मंदिर है, उसके आसपास कहीं जमीन है, इसके आसपास की सब जमीन किसे दे दी, पुजारियों को। कहाँ रखा था क्वेश्चन अभी, वीडियो में या लोअर पीसीएस में, लोअर में। ठीक, अब यहाँ का जितना भी लगान है वो मंदिर पे जाएगा सारा, और मंदिर का पुजारी वहाँ रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं करेगा, क्योंकि उस समय पैसे बहुत कम थे, दान भी कम था, तो व्यवस्था कौन कर रहे थे, राजा, अपनी भूमि दान में दे के। राजा पद्म देव ने भूमि दान में दी थी, क्या, बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए। इसके बाद किसने दोबारा, फिर ललित सूर्यदेव ने। ठीक, या तो क्या करते थे वो, अग्रहार या गोठ भूमि। ठीक, या क्या करते, रोत। अगर सेना कहीं लड़ाई जीतती तो उसे पुरस्कार के रूप में जमीन मिलती। ठीक, उसे क्या बोलते, रोत। यानी राजा ही जमीन का मालिक था, और राजा जमीन का मालिक रहा कब तक, यहां तो 1804 तक, और यहां 1790 तक। ये व्यवस्था खत्म कर दी किसने, यहां पर हमला बोल दिया गोरखाओं ने। कब की बात है, कुमाऊं पे 1790 में, और यहां गोरखाओं ने कब्जा कर लिया कुमाऊं पर। और यहां कब्जा कब किया, 1804 में। यहां का राजा परदुम शाह लड़ते लड़ते मर गया, तो गोरखाओं का अधिकार हो गया कुमाऊं पर 1790 में, और यहां पर 1804 में। गोरखा राजा के छोटे भाई को कहां पकड़ के ले गए, बंदी बनाकर नेपाल ले गए। राजा का एक भाई कहां भाग गया, कांडला हिमाचल प्रदेश,
अपने ससुर संसार चंद के यहाँ। और राजा का बेटा प्रद्युम्न शाह का बेटा कहाँ भाग गया? गोरखाओं के राज से बाहर, जहां ब्रिटेन का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहां पर? जवालापुर हमारे पास। कौन? सुदर्शन शाह 10 साल रहा। कहां? जवालापुर में, बहुत बुरी हालत में। और गोरखाओं ने यहां अधिकार कर लिया। अब गोरखाओं ने यहां चेंज किया। किसमें? इस व्यवस्था में, कि यहां सब कुछ का मालिक कौन है? राजा। तो उत्तराखंड में सबसे पहली बार भू प्रबंधन किसने किया? गोरखाओं ने किया। ठीक, क्यों किया? भू प्रबंधन इसलिए किया कि यहां सब कुछ का मालिक कौन है? राजा। वो अपने हिसाब से क्या दे रहा है जनता को? जमीनें। अब इससे टैक्स नहीं मिल रहा है। दान दे दी मंदिरों को, या क्या दे दी? इनाम में। अब इससे अगर कर लेना है तो पहले एक काम करो, जितनी भी ये जमीन है, ये कोई गांव है और इसके आसपास कहीं ये जमीन है, और ये गांव वाले यहाँ खेती करते हैं पहाड़ पे आके, तो अब यहाँ पट्टे काटो इनके और इनके नाम पे जमीन करो। पता लगी इतनी जमीन इसकी, इतनी इसकी, इतनी इसकी, अब ये क्या देंगे इसके ऊपर? लगान। तो उत्तराखंड में लगान लेने वाला काम सबसे पहली बार किसने किया? किसानों से बाकायदा पट्टे काट के या भू प्रबंधन करके। किसने? गोरखाओं ने। ये लिखो जरा बस। उत्तराखंड में उत्तराखंड में जी, थी नहीं था। सारा मामला किसने चला था? इनके अंडर में। और यहाँ आगे गोरखा तो सारा खेल उन्होंने किया। फिर ये कर रहे थे कॉपी अंग्रेजों की। और उत्तराखंड में जो भी राजा हुआ उसने सभी कॉपी किसी कर ली? अंग्रेजों की। अंग्रेज भी सेम काम कर रहे थे, इनसे कैसे लगान ले। तो गोरखाओं ने देख लिया तो बहुत पैसा बना रहे हैं किससे? खेती वालों से। हमने फिर छोड़ रखे ऐसे ही। तो 1804 में जब आ गए, उसके भी कब किया? बाद में जाके 8 साल। इनके दिमाग में बात आई। कमिश्नर ट्रेल ने लगान कैसे बढ़ाएं, क्या कर दिया? नियुक्त पटवारी की नियुक्ति करने वाला उत्तराखंड में कौन? विलियम ट्रेल। कि तुम्हारा काम ये होगा, और कोई लगान ना दे तो गोरखाओं ने क्या कर रखा था? चमत्कार। यानी जो लगान ना दे उसे उठा लो, उठाने के बाद उसे बेच दो। 10 रुपए से लेके 150 रुपए तक। और कहाँ बेच दो? जाके हरिद्वार में। तो गोरखा काल में दास बिकते थे हरिद्वार में, जो लगान नहीं दिया करते थे। तो कोई लगान चूक जाएगा? लगान चूकना मतलब बिकना। तो चाहे जान चली जाए, चाहे घर बिक जाए, लेकिन लगान जरूर देगा। और इनके बाद जब कौन आए? अंग्रेज। तो उन लोगों ने क्या कहा कि लगान लेने वाले के पास क्या अधिकार होंगे? पुलिस के। और उत्तराखंड में सबसे पहली बार क्या बनाई? राजस्व पुलिस। यानी पुलिस को भी अधिकार है मुकदमा करने का, किसे? पटवारी को ही। और ये व्यवस्था खत्म कब हुई? 2017 में। यानी कब तक ये समस्या ढोई हमने कि पटवारी मुकदमे कर रहा है, किस लिए? कि तुमने लगान नहीं दी है। क्योंकि वहां पुलिस का अभाव था और हर जगह थाने खुल सकते थे, तो ये काम सौंप दिया किसे? ये नहीं। लिखो यार आप। उत्तराखंड में मध्यकाल से चला आ रहा, मध्यकाल से चला आ रहा भूमि के ऊपर राजा का स्वामित्व, भूमि के ऊपर राजा का स्वामित्व गोरखाओं ने, गोरखाओं ने समाप्त कर दिया। गोरखाओं ने समाप्त कर दिया। और उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त, और उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त गोरखा काल में
उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त गोरखा काल में 1812 में हुआ। इसे कर दो अंडरलाइन। कहानी तुम समझ चुके। भू बंदोबस्त क्यों कर रहे थे लोग? लगान लेने के लिए। और कब आया सबसे पहली बार भू बंदोबस्त? लाने वाला कौन था? जब भी ऑप्शन आएंगे आपको चार नाम मिलने वाले हैं इस उत्तर के अंदर। क्या? जब भी आएगा उत्तराखंड में सबसे पहला भू बंदोबस्त किसने किया, तो किसने किया? गोरखाओं ने सन ये। लेकिन ऑप्शन में क्या आने वाला? चार नाम, तीन इससे अलग। परमार राजवंश, चंद राजवंश और ब्रिटिश। यानी वो चाहता है वो कंफ्यूज करना। उत्तर तो लिखा पड़ा, कौन आएगा उत्तर में? गोरखा। 1812 में। यानी अपने अंतिम टाइम पे कर पाए। 1804 में आए पूरे उत्तराखंड पे, 1790 में कहाँ आए? कुमाऊं पे। और कब किया? 1812 में। ठीक, लिखो जरा। इसके पश्चात 1815 में, इसके पश्चात 1815 में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडिया ने गोरखाओं को पराजित करके गोरखाओं को पराजित करके उत्तराखंड के आधे भाग पर अधिकार कर लिया। और आधे भाग पर अधिकार कर लिया। और आधा भाग टिहरी रियासत के अधीन हो गया। आधा भाग टिहरी रियासत के अधीन हो गया। कारण क्या था? तुम थोड़ी सी कहानी सुनो, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेंगी। उत्तराखंड में राज चल रहा है गोरखाओं का, और बराबर में ही कौन है इसके? नेपाल। और नेपाल के नीचे एक जमीन है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है बुटवल क्षेत्र, जहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, तराई बैठे पहाड़ से नीचे आते ही। अब नेपाल के गोरखा आहिस्ता आहिस्ता इस क्षेत्र पे कब्जा करते जा रहे हैं। एक बार अंग्रेजों ने एक पूरी कंपनी गोरखाओं के विरुद्ध इसे अपने अधिकार में लेने के लिए भेज दी। गोरखाओं ने उस कंपनी के ऊपर भयंकर हमला बोला, जिसमें 24 अंग्रेज ऑन द स्पॉट मार दिए। और जैसे 24 अंग्रेज मरे तो ब्रिटिश इंडिया इनसे भयंकर खफा हो गई। उन लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया। इधर तो कहाँ? लुधियाना से, और इधर कहाँ? मेरठ से। पूरी कंपनी गई और हमला कहाँ बोला? सबसे पहला हमला बोला 27 अप्रैल 1815 को। 27 अप्रैल 1815 को इनका एक छावनिया किला था जिसका नाम था खलुंगा, नाला पानी, देहरादून। पूरा किला उड़ा के रख दिया। लेकिन गोरखाओं ने सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी किसे मार दिया? मेरठ रेंज के कमांडर गिलेस्पी को, यानी कमांडिंग ऑफिसर ही मर गया। और इससे पता लगा अंग्रेजों को ये गोरखा कितने भयंकर वीर हैं। इस युद्ध का नाम है तोप खुखर युद्ध। तोपों से पूरा किला उड़ा दिया। आज केवल दो खंबे खड़े हैं बस। कहाँ? देहरादून में, इस किले के। खलुआ कहते हैं छावनी को। इस पे कब्जा किया गढ़वाल पे, फिर कहाँ कब्जा किया? कुमाऊं पे। और कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यह कहा कि लड़ाई में खर्चा आ गया 7 लाख रुपए का, या तो गढ़वाल का राजा 7 लाख रुपए दे दे, नहीं तो आधा राज्य छोड़ दे। तब अलखनंदा नदी क्या बनी? सीमा। अलखनंदा से और काली के बीच में तो कौन आ गया? ब्रिटिश क्षेत्र। और राजा ने कहा हम तो खुद कहाँ पड़े 10 साल से? जवालापुर। हमारे पास चवन्नी नहीं है, हमारे पापा मर गए। दूसरी बात, जो घर में सामान रखा था, जब इन गोरखाओं ने कभी हमला किया था 1804 में, तो 1803 के अंदर एक खतरनाक भूकंप आया था। यहां तुमने क्या पढ़ा? यहां कब्जा कर लिया कब? 1790 में।
एकदम अगले साल कहाँ हमला बोला था? 1791 में हमला बोला गढ़वाल पे, और गढ़वाल वालों ने बहुत तगड़ा हराया किसे? गोरखाओं को। फिर ये रुके रहे, उसके बाद कोई हमला नहीं किया। और 1803 में एक भूकंप आया, 8 सितंबर 1803 का। इस भूकंप था 8.5 का, उत्तराखंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप। इस भूकंप के बाद अगले 7 दिन तक रात तक बारिश होती रही, दिन रात। और इतनी भयंकर बारिश और आपदा में लड़ने वाली कोई बातचीत थी नहीं थी। गोरखाओं ने हमला बोला और राजा अपने घर का सारा सामान, सोने का सिंहासन, सोने के बर्तन सब लेके भाग गया। वो सब कहाँ बेच दिए? सहारनपुर में। वो सारे बेचने के बाद उत्तर काशी गया पहाड़ों में, और वहां 12,000 की सेना बनाई। और अंतिम लड़ाई हुई जो तुमने अभी सुनी 1804 में। कहां पर? जिसमें कौन मर गया लड़ते लड़ते? प्रद्युम्न शाह। और गोरखाओं का राज हो गया। अब जिससे घर के बर्तन बिक गए हों, खुद कहां पड़ा हो बेचारा? उस पे कहां से आए 7 लाख? तो आधा राज्य दे दिया। और राजा सुदर्शन शाह इनसे लगातार मिन्नतें करता रहा अंग्रेजों से कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, आप इतनी कृपा कर दें कि जो राजधानी श्रीनगर है वहां बना हुआ राजमहल है, सब व्यवस्था है, ये हम पे छोड़ दें बस, और उसके अलावा चाहे सब ले लें। लेकिन कर्नल एडवर्ड गार्डनर अड़ गया। उसने कहा हम बिल्कुल 1 रुपया लगाने वाले अब जा कहीं भी, अब जो सब कुछ है वो सारा हमारा, और तुम देखो अपना कोई नया रास्ता। ये कहाँ पहुंचे? 28 दिसंबर 1815 इन्होंने स्थापना की किसकी? टिहरी की, और नई राजधानी बसाई। अब राजा की जेब में चवन्नी नहीं, यहाँ बनाने क्या? राजमहल और सारे सामान। तो राजमहल का निर्माण चलता रहा 30 साल तक, पैसे है नहीं थे। एक बार कौन आ गया? एक अंग्रेज, फटे हुए पजामे, बुरी हालत। उसने सारी बात कहाँ लिख दी? किताब में, कि हम राजा से मिलने गए थे, वहां तो बहुत बुरे हालात थे। यानी इस आदमी ने इन्हें क्या दे दिया? छोटा सा क्षेत्र। इसमें से भी क्या छीन लिया? सारा देहरादून, सारी मसूरी, ठीक चक्राता, ये 3 पूरे एरिया। और जरा सा किसके पास बचा? ये टिहरी। अब इस आदमी ने सबसे पहली बार करवाया उत्तराखंड में भू प्रबंधन। किसने? ब्रिटेन वाले आदमी ने। लिखो जरा। ब्रिटिश काल में प्रथम भू बंदोबस्त, ब्रिटिश काल में प्रथम भू बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया। अब सुनो कहानी। तुमने सुना 1815 में गोरखा उत्तराखंड से हार गए, और यहां आधे हिस्से में कौन आ लिए? अंग्रेज, और आधे में कौन आ गए? टिहरी के राजा। अब गोरखा हारने के बाद भी यहां जाने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? उससे कई सारे कारण थे। एक तो सारी व्यवस्था इनके अंडर में थी, और दूसरा सारे मंदिर इनके अंडर में थे। मंदिर की लड़ाई आपने अभी देखी, और क्या देखी? सरकार झुकते हुए उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सरकार ने बनाया था जनवरी 2020 में, क्या बताओ? देवस्थानम बोर्ड, देव स्थानम बोर्ड, जनवरी 2020 में। इसके अंतर्गत 4 धाम और 51 अन्य मंदिर, 51 अन्य मंदिर, इनका पूरा प्रबंधन, देखभाल और इनसे होने वाली आय सब किसकी होती? सरकार की। अब सरकार इसी बात चिड़ी हुई थी बहुत लंबे समय से कि यहाँ जितनी भी पूजा होती है वो सब कहाँ रहती है? मंदिरों के पास ही, और पूजा होती है भयंकर। यानी अगर 2019 की बात करें, कोरोना काल से पहले, तो अकेले केदारनाथ में ही 10 से 12 लाख लोग गए थे।
और कोई इतनी दूर से कहाँ जाएगा, केदारनाथ। तो बिन पूजा तो वापस आने का ही नहीं। जो सबसे कमजोर वाली पूजा 1600 रुपये की, कितने की, 1600 की। और जो और बढ़िया वाली पूजा वो फिर 5000 की। और जो वीआईपी पूजा 11,000 की। तो अलग अलग रेट है किसके, पूजा के, भगवान एक ही है। तो किस कदर चल रहा कार्यक्रम, सरकार ने कहा है सारा पैसा हमारा होगा, तुम्हें कर देंगे हम नियुक्त सरकारी आदमी, तुम केवल पूजा कराओ, तुम पैसा लेने के नहीं, रसीद कटेगी, कैश पेमेंट सारा हो जाएगा बंद। चंदा किसी को देना है, कहाँ होगी, जैसे तिरुपति के अंदर कि सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग रात दिन, चंदा खुलेगा, हर बात का हिसाब होगा, सब जमा होगा, और फिर हम करेंगे वहाँ व्यवस्था। क्या बनाएंगे, केदारपुरी, हेलीपैड, सब व्यवस्थाएं रहने की, सस्ते में रुकने की इत्यादि। इसका भयंकर विरोध शुरू, क्योंकि उनकी आय खत्म। अब तो इतने आदमी जा रखे, 4 आदमी को पकड़ो, अपनी पूजा करवा लो, चाहे 500 में करवा लो, किसी पे दिक्कत हो, उसका मैटर है। अब जैसे ये गया तो विरोध शुरू। और जिसने किया था वो कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो जब दर्शन करने पहुंचे उन्हें भगा दिया, और सरकार को झुक के वापस ही लेना पड़ा। यानी अब इसकी जो आय है फिर दोबारा कहाँ जा ली, केदारनाथ मंदिर समिति या बद्रीनाथ मंदिर समिति, जिनके मुखिया वहां कौन है, अलग अलग आदमी। और वो उस ढंग का क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो उनका अधिकार, सरकार का मैटर खत्म। तो अब ये लोग थे जिसमें अमर सिंह थापा जैसे लोग थे, अमर सिंह थापा, जिसने बनवाया क्या, आज का आधुनिक मंदिर, कौन सा, गंगोत्री। और वहां के पुजारी बदल दिए। अर्थात एक तो इनसे हारने के बावजूद भी मंदिरों से आ रहा चंदा और इनके धन की लूट अब भी चल रही थी। तब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम तो हमला कहाँ करेंगे, डायरेक्ट सीधा नेपाल पे ही। और कहाँ पहुंच गए, नेपाल के नीचे जहां स्टार्ट हुआ था सबसे पहला सत्याग्रह, कहाँ, चंपारण बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पे हमला करने के लिए अपना पड़ाव डाल दिया। चंपारण बिहार में एक जगह पड़ती है, कौन सी, सिंगौली। झगड़ा किसका था, उत्तराखंड में, गोरखाओं का और ब्रिटेन का। ये जीत गए, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। तब इन्हें लगा कि ये तो इसके चक्कर में क्या चला गया, नेपाल ही, इनसे क्या कर लेते हैं, संधि। ये बहुत बड़ी पावर है, हम बहुत छोटी पावर है। तब सिंगोलिक संधि हुई, कब, नवंबर 1815 में। और इस संधि को मान्यता कहाँ मिली, मार्च 1816 में नेपाल के राजा ने, रण बहादुर ने। और संधि में शर्त नंबर 1 कि गोरखा हार स्वीकार करेंगे। सेकंड, उत्तराखंड पूर्णतः छोड़ देंगे। थर्ड, ब्रिटेन वाले नेपाल पे हमला नहीं करेंगे। और एक बात अंग्रेजों ने देख ली थी, क्या, कि कितने भयंकर वीर हैं, यानी लड़ने से मरते ही, चाहे मर जाए डरते नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने कहा जो गोरखा जाना नहीं चाह रहे उसे भर्ती कर लेंगे हम, क्या बना देंगे, गोरखा रेजिमेंट। तो पूरे भारत में जहां जहां भी गोरखा थे उन्हें यहाँ लाए। कहाँ, एक ब्रिगेड बनाई थी हैदराबाद के नवाब ने, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। 2 ब्रिगेड तो वहां से लाए, कहाँ, गोरखाओं की। और उन सबको इकट्ठा किया और गोरखाओं की अलग से आर्मी बनाई, जिसका नाम आज क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट। जिसमें पहले केवल गोरखा भर्ती होता था और वो सबके लिए खोल दी गई, उसमें अन्य लोग भी भर्ती होते हैं। यानी दूसरी बात क्या कही, ये महत्वपूर्ण बात थी, इन्हें लगा यहाँ तो कुछ कम ही गोरखा हैं, जो असली गोरखा वो तो कहाँ है, नेपाल में। तो इन्होंने कहा कि एक और शर्त है, शर्त यह है कि तुम्हें बनवानी पड़ेगी एक गोरखा बटालियन, और वो भी कहाँ, काठमांडू में। तो अब एक आदमी उत्तराखंड में करता है सबसे पहला भू बंदोबस्त, कौन, कौन से हिस्से में बैठा है, श्रीनगर में। तो उत्तराखंड का सबसे पहला भू बंदोबस्त होता है श्रीनगर से, कौन से भाग में, गढ़वाल में। और ये इतने कम टाइम का है कि उससे पहले ये आदमी केवल उत्तराखंड में और भारत में रहा 9 महीने यहाँ, एडवर्ड गार्डनर। और 9 महीने बाद
जो संधि में कह रखा था कि नेपाल वाले काठमांडू में क्या बनवाएंगे, गोरखा बटालियन। इस गोरखा बटालियन की स्थापना करने के लिए एडवर्ड गार्डनर 9 माह बाद कहाँ भेज दिए गए, काठमांडू। तो इस बंदोबस्त को तुमने लिखा सबसे पहले वाला 1815 का, इसे कहते हैं एक साला बंदोबस्त। कितना चला बस ये, 1 साल तक। और 1 साल में सारे पहाड़ की जमीनों को मापना, उन्हें उनके नाम करना, ये संभव ही नहीं था। तो तुरंत ही जो इसका सहायक था विलियम ट्रेल, उसने काम अपने हाथ में लिया और ये बंदोबस्त दोबारा शुरू किया 1816 से। इसे कहते हैं उत्तराखंड का पहला मुख्य या वास्तविक प्रशासक। और इसने स्टार्ट कर दिया क्या, बड़ा बंदोबस्त, बहुत तगड़ा करके। लिखो कर्नल एडवर्ड गार्डनर, कर्नल एडवर्ड गार्डनर उत्तराखंड में केवल 9 माह रहे। कर्नल एडवर्ड गार्डनर उत्तराखंड में केवल 9 माह रहे और उसके बाद में काठमांडू में गोरखा बटालियन की स्थापना करने भेज दिया गया। गोरखा बटालियन की स्थापना करने भेज दिया गया। इंग्लिश मीडियम वाले गौरव से मिल लियो, पूरी पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। भेज दिया गया। इसके पश्चात जॉर्ज विलियम ट्रेल, इसके पश्चात जॉर्ज विलियम ट्रेल, पीडीएफ में है नहीं है इसे लिख दियो लगातार, ये चला सब अपडेट। जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया, कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। इन्हें ही उत्तराखंड में, इन्हें ही उत्तराखंड में ब्रिटिश राज की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। यानी ब्रिटेन को स्थापित करने वाला पहाड़ों में मेन आदमी कौन, विलियम ट्रेल। ब्रिटिश राज को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। वो तो स्टार्टिंग में 9 महीने रहा, संधियों के चक्कर में कहीं उनकर चला गया। ब्रिटिश राज की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। कोई क्वेश्चन पूछे, कुमाऊं का मुख्य प्रशासक विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक। उत्तराखंड की हिस्ट्री का सबसे पहला बंदोबस्त 1812 गोरखा। ठीक। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त 1815 एडवर्ड गार्डनर, 1 साला बंदोबस्त। अब लिखो दूसरा भूमि बंदोबस्त, दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816, दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816। यह जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, यह जॉर्ज विलियम ट्रेल ने प्रारंभ किया। जो उत्तराखंड का सबसे मुख्य भूमि बंदोबस्त था। अब इसने दिक्कत खड़ी कर दी है। क्या? जनता के पास हर चीज काट है। काट क्या थी इस चीज की? अब पहाड़ पे जमीन खाली पड़ी दुनिया भर की, आप पहाड़ पे यहां जमीन में आग लगाओ, खेती शुरू कर दो। तो अब हुआ क्या, ट्रेल तो यहां बंदोबस्त कर गया, ये पहाड़ है, तुम यहाँ खेती कर रहे हो, इतना तुम्हारा, इतना इसका खेती करते रहना और लगान जमा करते रहना, अधिकार रहेगा उसे लगान तुम्हें देनी है। ठीक। अब जनता
इतने हिस्से का बंदोबस्त तो हो गया। अब ये खाली पड़ा, उन्होंने यहाँ तो खेती चला रखी, यहाँ चालू कर दी। ट्रेल परेशान, उसने कहा ठीक है इसका बंदोबस्त करेंगे अगले साल। तो जनता 7-8 साल तक इसी काम में लगी रही कि जहां ट्रेल बंदोबस्त करता उससे अलग भी खेती स्टार्ट कर देते। तो ट्रेल ने अपने जीवन में 7 भी बंदोबस्त किया, हर साल करता। लिखो जरा। 18-16 वाला इसी में ही। यह भी एक साला भूमि बंदोबस्त था। इसके पश्चात ट्रेल ने तीसरा भूमि बंदोबस्त 1817 में किया। अब तीसरा भूमि बंदोबस्त 1817 विलियम ट्रेल द्वारा। विलियम ट्रेल द्वारा यह 3 साला भूमि बंदोबस्त था, 3 साल तक चला। अगला चौथा भूमि बंदोबस्त, चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 विलियम ट्रेल द्वारा। विलियम ट्रेल द्वारा चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 विलियम ट्रेल द्वारा। यह बंदोबस्त भी 3 साल तक चला। पांचवा भू बंदोबस्त 1823 1823 1823 यह भी विलियम ट्रेल ने किया, जो 5 साल तक चला, जो 4 साल तक चला, 4 4 जो 4 साल तक चला। छठवां भूमि बंदोबस्त, छठवां भूमि बंदोबस्त 1827 छठवां भूमि बंदोबस्त 1827 यह भी विलियम ट्रेल ने किया, जो 5 वर्ष तक चला। सातवां भूमि बंदोबस्त 27-5-32 अगले साल फिर होगा 33 में। सातवां भूमि बंदोबस्त 1833 1833 यह भी विलियम ट्रेल ने किया, जो 5 साल तक चला, जो 5 साल तक चला। अब तुम्हें ध्यान रखना, अब तुम पे क्वेश्चन आ जाए उत्तराखंड में सर्वाधिक भू बंदोबस्त किसने किए? विलियम ट्रेल ने किए। पहले वाले में जो गार्डनर था ये तो केवल 9 महीने रहा, उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? खुद गार्ड ये ट्रेल। तो 7 के 7 बंदोबस्त इसके सामने हुए। तो अपने जीवन काल में 7 बंदोबस्त किए। लैंड सेटलमेंट, या कहूं सिंपल शब्दों में क्या हमारे लैंग्वेज में, चकबंदी। हर आदमी एक चक हो, उसे नंबर दें, उससे लगान ले। किसने की? ट्रेल ने। अब ट्रेल के बाद जो लोग आए उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद? लिखो। आठवां भूमि बंदोबस्त, आठवां भूमि बंदोबस्त 1840, आठवां भूमि बंदोबस्त 1840। अपने नोट से बार अक्षर पढ़ना तुम्हें, एक भी ना कोई किताब लेनी। आठवां भूमि बंदोबस्त 1840
अब ट्रेल चला गया इस समय। यह है भू बंदोबस्त बेटन के नेतृत्व में 1840 में गढ़वाल में, 1840 में गढ़वाल में, और 1844 में, 40 में तो कहाँ शुरू हुआ था ये, गढ़वाल में काम बहुत बड़ा, जमीनों को नापना किसी को देना। 1844 में कुमाऊं में प्रारंभ किया गया, 1844 में कुमाऊं में प्रारंभ किया गया। नोवा भू बंदोबस्त, नोवा, यह उत्तराखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त था। यह आता है कई बार, ध्यान रखना, दो ही आने अब तक, या तो आएगा या आठवां, या आएगा वो पहला। शुरू किसने किया था, गोरखाओं ने, ठीक क्या, 1812 में। ब्रिटिश काल में किसने पहली बार किया, एडवर्ड गार्डनर ने, एकदम बैठते ही 1815 में। और उसके बाद 16 से लेके और 7 बार तक किसने किया, और उसके बाद 8वीं में कौन आ गया, बेटा। अब 9वें की बात है। ये सबसे व्यापक था, बहुत लंबा चला है, पूरे पहाड़ की जमीनें पलट के रख दी, सब दोबारा माप दी। क्यों, कई कई बार ब्रिटेन वाले इसलिए भू बंदोबस्त भी कर रहे थे कि कहीं तो क्या बना दे बीच में ही, कि यहाँ छावनी बनेगी, अब जा सब यहाँ से निकलो, तुम्हारा गांव वहां बसाएंगे, तुम खेती यहाँ करना लो, दोबारा नाप के देंगे तुम्हें एक बार फिर से। तो पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी क्या बन रही थी, अलग अलग छावनी, कोई नैनीताल में, कोई अल्मोड़ा में, कोई कहीं अन्य इत्यादि। लिखो नोवा, क्या लिखा, सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त था जो जीई विकेट, जीई विकेट की अध्यक्षता में किया गया। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। जो 10 साला, जो 10 साला भू बंदोबस्त था, इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। जो 10 साला भू बंदोबस्त था 1863 से 73 तक, 1863 टू 73 भू बंदोबस्त था। अब तक जितने भू बंदोबस्त हुए सब में मापने की प्रणाली में फेरबदल हो रहा था, कि आपने पटवारी से बातचीत करनी, उसने किसी कम माप दी, किसी फालतू माप दी, और इसने पहली बार मापने के लिए क्या इस्तेमाल कर दी, वैज्ञानिक प्रणाली, सबके बराबर, सब व्यवस्था अच्छी। लिखो, इसमें पहली बार, इसी में 90 में, इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भू बंदोबस्त किया गया, वैज्ञानिक पद्धति से भू बंदोबस्त किया गया। यह संवत यह संवत 1880 में हुआ था, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। इसे कर दो अंडरलाइन। यह संवत 1880 में हुआ था, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है।
और 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें भूमि मापने के लिए बताया था, पहले को कम नाप दे को ज्यादा नाप दे। इस बार नापने का जो यंत्र है वो भी किसने दिया? सरकार ने खुद सबको, कि सबके नपेगी इससे। इसमें भूमि मापने के लिए डोरी पैमाइश, डोरी पैमाइश नामक उपकरण का उपयोग किया गया, जो आज क्या बन गया है? जरीब, संकलों से बना हुआ सामान किसके पास है? पटवारी के। डोरी पैमाइश का उपयोग किया गया। इस बंदोबस्त में, अब ये बताओ, तुमने अपने जीवन काल के मात्र 20 साल में ही, अगर तुम 21 साल के हो तो, पिछले 20 साल में जमीनों की वैल्यू बदलते हुए देखा है? कि यहाँ तो आज गांव था और वहां बेहतरीन कस्बा बन गया। जहां जमीन खेती की थी 2, 3, 4 लाख रुपए बीघा 10 साल के अंदर अंदर, आज उसके सामने पता नहीं कितनी जीरो लग गई। जहां हम खड़े हुए हैं यह रामपुर का जंगल था, और जंगल के बीचों बीच क्या बनाया था? एक जीआईसी कॉलेज, और चारों तरफ क्या थे? बाग ही बाग या खेती खेत। और आज यहाँ क्या है? करोड़ों की जमीन। तो अब जो जमीन की वैल्यू है, अगर सरकार को इससे लगान लेनी है या बिक्री के बाद क्या लेने हैं? स्टाम्प, तो इसकी वैल्यू में चेंज करके इसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी? सरकार करती रहती है चेंज, किस चीज में बताओ? स्टाम्प जिस चीज पे लगता है क्या है वो? सर्किल रेट, कि यहाँ का रेट क्या है, अब हम तुमसे उतनी क्या लेंगे? स्टाम्प ड्यूटी। तो पूरे पहाड़ की जमीन को इस पैमाइश में पहली बार 5 भागों में बांट दिया। लिखो, इस बंदोबस्त में संपूर्ण पर्वतीय भाग की जमीन को 5 भागों में बांट दिया। अभी इन्हें खत्म करने के बाद हमें 5 के 5 भाग या 3 के 3 भाग लिखने हैं। 5 भागों में बांट दिया कि जमीन अगर बढ़िया है तो लगान फालतू है, जमीन अगर बेकार है तो लगान भी क्या लेंगे हम? कम। कोई काटिल उलखेड़ी खील भूमि बेकार जमीन, अपराऊ मीडियम कैटेगरी की, तालान या तालाब बेस्ट क्वालिटी की, तकड़ी जमीन तकड़ी पैदावार और अच्छी खासी लगान, कमजोर जमीन कम पैदावार, बेकार जमीन कोई लगान नहीं है, फ्री। लिखो, 10वां भूमि बंदोबस्त, 10वां भूमि बंदोबस्त 1887, 10वां भूमि बंदोबस्त 1887। कुमाऊं में 10वां भू बंदोबस्त ब्रिटिश अधिकारी पो, ब्रिटिश अधिकारी पो के नेतृत्व में, ब्रिटिश अधिकारी पो के नेतृत्व में, और गढ़वाल में गूंज के नेतृत्व में किया गया। यानी दो, पो एंड गूंज ने गढ़वाल और कुमाऊं में क्या कर दिया? 11वां भूबंदोबस्त, 10वां, 10वां गूंज के नेतृत्व में किया। अगला 11वां भूबंदोबस्त। अब ब्रिटेन वालों ने अपने पूरे कार्यकाल में पूरे उत्तराखंड में 11 भू बंदोबस्त किए हैं। पहला 1815 और 11वां 1928। लिखो,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतिम। 11वां भू बंदोबस्त 1928। ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त, अंतिम भू बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल क्षेत्र में किया गया। कुमाऊं में नहीं हुआ। कुमाऊं का अंतिम तो कौन था? 10वाई। केवल गढ़वाल क्षेत्र में किया गया। जिसका नेतृत्व इबर्टसन, जिसका नेतृत्व इबर्टसन, लिखा हुआ, जिसका नेतृत्व इबर्टसन ने किया। क्लियर? तो कितने बंदोबस्त हुए? 11। और जमीन बांट रखी थी कितने भाग में? 5 में। लिखो। आजादी के बाद, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद उत्तराखंड का पहला और कुल 12वां भू बंदोबस्त, उत्तराखंड का पहला और कुल 12वां भू बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1960 से 64 के बीच हुआ। 1960 से 64, 1960 to 64 के बीच हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 3.25 एकड़ भूमि, 3 सही 1/8 एकड़ भूमि को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया। किसी में बहुत थोड़ी जमीन हो तो हमने छोड़ दी। भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिसमें 90% किसान की देनदारी मुक्त हो गई, जिसमें 90% किसानों की देनदारी मुक्त हो गई। अलग से स्वतंत्रता के बाद, अलग लाइन से, स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं व उत्तराखंड में कूजा एक्ट लागू किया गया। कूजा एक्ट लागू किया गया। कुमाऊं एंड उत्तराखंड, इसमें ही कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट, एबोलिशन खत्म कर देना, एक्ट क्या था ये? कि कुछ क्षेत्रों में अब भी जमींदार बचे रह गए थे और उनके अधीन बहुत सी भूमि थी जिस पे किसान काम कर रहे थे, और उन्हें जो पैदावार थी वो किसान की थी नहीं, थी किसकी? वो जमींदार की। तो ये जमींदारी खत्म करने के लिए एक कानून लाया गया था, इसका नाम क्या था? कूजा एक्ट। इसका संबंध है जमींदारी खत्म करने से। लिखो, जो 1960 में लागू हुआ, जो 1960 में लागू हुआ,
जिससे किसानों को भूमि के अधिकार दिए गए और जमींदारी समाप्त की गई। जिससे किसानों को उनकी भूमि के अधिकार दिए गए, किसानों को उनकी भूमि के अधिकार दिए गए और जमींदारी समाप्त की गई। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार का पहला व अंतिम, कमाल देखो तुम, लोग कितने परेशान होंगे, आज भी कितनी भयंकर परेशानी है कि किसी गांव में जमीन है किसी एक आदमी पे, अब से 3 पीढ़ी पहले 150 बीघे, वो अच्छा किसान है संपन्न, और 3 पीढ़ियों में इसकी जमीन बढ़ चुकी है अब 3 बार। 3 बार एक आदमी के हिस्से में कितनी जमीन है अब? 50 बीघे। और ये 50 बीघे जमीन अब बट रही है कहाँ? इस पीढ़ी में, मान लिया 1 में 2 में या इत्यादि में। तो अब बटने के बाद ये जमीन पहले एक स्थान पे मुश्किल थी, अब वो अलग अलग स्थान पे है और नए कस्बे शहर गांव बस चुके हैं। और अब इस जमीन के लैंड यूज बदल गए हैं, कहीं निकल गए क्या? हाईवे, तो वैल्यू एकदम चेंज। और वो जमीन को आप खेती की जमीन नहीं कह सकते, वो कहाँ है? हाईवे पे। रेट है 20 लाख रुपए बीघा और खेती कितनी है? 3 लाख रुपए बीघा, 4 लाख रुपए बीघा। तो अब 1960 के बाद से चकबंदी दोबारा कब हुई है यहाँ पे? 2018 से 20 में आके यूपी ने अपनी हिस्ट्री में केवल एक बार क्या की है? चकबंदी, जो तुमने अभी लिखी 60 से 64। जिस चकबंदी को नाम क्या दिया गया था? कोऑपरेटिव चकबंदी। ठीक। और अब कब हो रही है? ये भी कहां कहां? कुछ गांव में ही बस। ठीक, देखो पहला व अंतिम भू बंदोबस्त 1860 से 64 में, 1960-64 में हुआ, 1960 से 64 में हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला व अंतिम भू बंदोबस्त 1960 से 64 में हुआ। अलग लाइन में। तो ये जितनी बात तुमने सुनी, सब सुनी किसकी? अंग्रेजों की या उसके बाद भारत सरकार की? अब इसमें क्या हुआ? टिहरी में लिखो, टिहरी रियासत का भू बंदोबस्त। टिहरी रियासत का भू बंदोबस्त टिहरी रियासत में, तुमने थोड़ी देर पहले बात सुनी कि यहां तो सारे भारत में चाहे गोरखा हो और चाहे टिहरी का राजा हो, सब नकल कर रहे थे किसकी? अंग्रेजों की। अगर अंग्रेज कुछ काम करेंगे तो ये भी करेंगे। अंग्रेजों ने जंगल काट काट के बेचने शुरू कर दिए, इन्होंने क्या किया कि हम भी बेचेंगे फिर। किसने? टिहरी के राजाओं ने। तो टिहरी का पहला राजा कौन? सुदर्शन शाह। तो इन्हें देख के जो पहला बंदोबस्त है वो कौन करेगा? लिखो, टिहरी रियासत में सर्वप्रथम भू बंदोबस्त, सर्वप्रथम भू बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने 1823 में किया। क्वेश्चन चल रहे, ध्यान रखना, और हर बात को ये मानना कि आ सकती है। 1823 में किया। टिहरी रियासत में कुल 5 भू बंदोबस्त हुए। अब क्वेश्चन है 3, सुना ध्यान से। गोरखा काल में कुल कितने भू बंदोबस्त हुए? ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4। कितने हुए? 1, 1812 में। ठीक। पढ़ने के बाद बात का निचोड़ निकालना आना जरूरी बहुत ही। ब्रिटिश काल में कितने भू बंदोबस्त हुए? 11। पहला कब हुआ? 1815। अंतिम कब हुआ? 24 या 28? 28। इसके बाद
उत्तर प्रदेश सरकार का जो भू बंदोबस्त है, पहला और अंतिम सारा एक ही है बस। ठीक। और अब किसकी बात चल रही? टिहरी रियासत में कुल कितने बंदोबस्त हुए? 5। पहले वाला कब है? 1823। इसे कहीं बाद में नोट कर देना जरा। 1823 लिखो। सुदर्शन साहा, 5 भू बंदोबस्त हुए, पहले वाला तुम लिख चुके, लिखो। अंतिम भू बंदोबस्त 1924 में, अंतिम भू बंदोबस्त ये पहला था, 5वां। अंतिम भू बंदोबस्त 1924 में नरेंद्र शाह के समय हुआ। नरेंद्र शाह के समय हुआ। ठीक। पहला 1823, अंतिम 1924। पहले वाला कौन? सुदर्शन शाह। ठीक। तो ये 4 बात के तुम नोट करो जरा एक बार। सत्ता के, बिल्कुल। उत्तराखंड हिंदी और जीएस नहीं, उसमें मैथ और वो दे रखा, फिजिक्स वगैरह, साइंस वगैरह। साइंस दे रखी, उसमें सिलेबस अभी डिक्लेयर हुआ नहीं उसका, आने वाला सिलेबस। वो तो 12th बेस पे आएगा और आएगा साइंस का। उसमें साइंस आने वाली है अलग से। हेड कांस्टेबल के वाली वैकेंसी 21 साल में पहली बार आई है उत्तराखंड में, इससे पहले कभी आई नहीं। ठीक है। तो जो हमने आज पढ़ा, भू बंदोबस्त क्या है, उत्तराखंड में कब स्टार्ट हुए थे, क्यों स्टार्ट हुए थे, ब्रिटेन वालों ने कितने किए थे, टिहरी वालों ने कितने किए, यूपी गवर्नमेंट ने कितने किए, और इनका निचोड़ ये था कि लैंड को बांट दिया कितने भागों में? 5 भागों में। जो आज कितने में बटी हुई है? 3 भागों में। ये 5 कितने में कर दिए? 3 में। कल पढ़ना यहाँ से आगे। अब देखते हैं इकोनॉमी। उसे बुला दे जरा एक बार।